नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया RDX सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास ऑपरेशन टू किल पार्ट 7। तुली RDX के पास से निकल आया था। उसकी बाह में रह रहकर टीस उठ जाती थी, जो कि उसे इस बात का एहसास दिलाती थी कि देश की बरसों तक सेवा करने के बदले उसे क्या इनाम मिला। जब भी उस वक्त की याद आती तो हाथ सिर पर पहुंच जाता कि किस्मत नहीं उसे बचाया, वरना मारने वालों ने तो अपनी तरफ से कोई कसर न छोड़ी थी। गोली सिर के बालों को जलाते हुए निकल गई थी। जो भी हुआ बुरा हुआ और गलत हुआ। फुटपाथ पर चलते हुए वो इस बात के प्रति सतर्क था कि कहीं FIA के एजेंट उसे घेर न रहे हों। उसे पूरा यकीन था कि FIA उसे नहीं छोड़ेगी और उसकी तलाश की जा रही होगी। 7-Eleven ने उसे फोन पर अपनी बातों में फंसाना चाहा, परंतु वो नहीं फंसा था। तुली जानता था कि इस स्थिति में FIA उसके भले के लिए सोच भी नहीं सकती। FIA को अपना काम पूरा चाहिए। अपना काम पूरा करने के लिए FIA किसी भी हद तक जा सकती है। वो FIA के नियमों से अच्छी तरह वाकिफ था। 2 दिन पहले तक वो खुद भी FIA का हिस्सा था। उसे पता था कि FIA अपना काम पूरा करके रहती है और FIA अब उसकी जान लेना चाहती है। इससे पहले कि FIA उसकी जान लेने में सफल हो, उसे बचने के लिए फौरन कुछ करना होगा। FIA राघव और तीरथ को भी नहीं छोड़ने वाली। मनु अपनी जान गंवा चुका है। अंत में सफल FIA ही होनी है। ये सब बातें तुली के मस्तिष्क में घूमती जा रही थी और बचने का उसे एक ही रास्ता नजर आ रहा था। वो था माइक। CIA से हाथ मिला ले तो जान बचने के कुछ चांसेस पैदा हो जाएंगे और तुली ये मौका नहीं गंवाना चाहता था। तुली को पब्लिक फोन दिखा तो वहां जा पहुंचा। वहां पड़ी फोन डायरेक्टरी में से अमेरिकन एम्बेसी का नंबर तलाश किया और वहां फोन करने लगा। फोन मिला, बात हुई। करीब 2 मिनट बाद माइक से बात हुई। मैं FIA का एजेंट तुली हूँ माइक, तुली ने गंभीर स्वर में कहा। तुली? माइक का सोच भरा स्वर उसके कानों में पड़ा। 2 दिन पहले तुम्हें FIA ने मारने की कोशिश की थी, वही हो तुम? ये बात तुम्हें कैसे पता? तुली ने पूछा। मुंबई स्थित मेरे एजेंटों ने खबर दी थी। वे इस वक्त मेरे लिए भागदौड़ कर रहे हैं। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं ऑपरेशन टू किल का इंचार्ज था। ओह, FIA मन्नू को मार चुकी है। बाकी भी नहीं बचेंगे जो तुम्हें ऑपरेशन टू किल की जानकारी दे सके। तुम मुझे सब बताना चाहते हो? माइक की आवाज तुली के कानों में पड़ी। आसानी से नहीं। क्या चाहते हो? FIA मेरे पीछे है, वो मुझे छोड़ने वाली नहीं। मैं अपनी जान बचाने की ये एक कोशिश कर रहा हूँ। तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बचा लूंगा। कब तक मुझे बचाते रहोगे? अपने काम की बात जानकर तुम मुझे भूल जाओगे। मत भूलो, मैं भी तुम्हारी तरह एजेंट हूँ। शायद ठीक कहते हो। तुम्हारे दिमाग में क्या है वो बोलो। तुम मुझे अमेरिका ले जाओ, वहां पर मुझे रहने को घर दिलाओ और मेरे खाने पीने का ऐसा इंतजाम करो कि पैसा कमाने के लिए जिंदगी भर मुझे भाग दौड़ न करनी पड़े। ये सब गुप्त तौर पर होगा। CIA एजेंटों में FIA के एजेंट भी घुसे हुए हैं जो पैसा लेकर FIA को हर तरह की जानकारी देते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे बारे में FIA को पता चले। समझ गया? जब सब ठीक हो जाएगा, मुझे लगेगा कि अब मुझे मुंह खोलना चाहिए, तो मैं सब बता दूंगा। तुम जो चाहोगे वो ही होगा, लेकिन तुम्हें इस मामले की गवाही के लिए वक्त आने पर आगे आना होगा। इसमें भारी खतरा है। CIA तुम्हें पूरी सुरक्षा देगी तुली। FIA वाले उसके बाद मुझे ढूंढकर खत्म कर देंगे। गवाही के लिए सामने आए बिना हमारा काम पूरा नहीं होगा। तुम डरो मत, CIA पर विश्वास रखो। तुली के होठ भिंच गए, चेहरे पर सोचें नाचती रही। तुम हमारा साथ दो और हम तुम्हारा साथ देंगे। अमेरिका में तुम पूरी तरह सुरक्षित रहोगे। माइक की आवाज कानों में पड़ी। अच्छी बात है, तुली ने भिजे स्वर में कहा। मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करता हूँ। तुम मुझे अमेरिका ले जाओगे और वहां पर मैं तभी अपना मुंह खोलूंगा जब मेरी इच्छा से हिसाब से सब कुछ ठीक लगेगा मुझे। तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। ठीक है, मैं अभी अमेरिकन एम्बेसी पहुंचता। यहाँ मत आना। माइक का तेज स्वर कानों में पड़ा। क्यों?
तुली के होठों से निकला। 7-Eleven एम्बेसी पर नजर रख रहा है। तुली ने गहरी सांस ली, फिर बोला, तुम्हें कैसे पता? कुछ देर पहले उसका फोन आया था। वो मुझे इंडिया से जाने को कह रहा था। वो खतरनाक है, सुना है। तुम जल्दबाजी मत करो और घबराओ मत। ये बताओ कि तुम कहाँ हो। खुले में हूँ। मैं तुम्हें एक पता बताता हूँ, तुम वहाँ पहुँचो। शाम तक मैं सब संभाल लूँगा, ठीक कर दूँगा। किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। 2 दिन बाद अजीत ने 7-Eleven को फ़ोन किया। कहो। 7-Eleven की आवाज़ अजीत के कानों में पड़ी। मैं एयरपोर्ट से बोल रहा हूँ। माइक वापस न्यूयॉर्क चला गया है। अजीत ने कहा। ये कैसे हो सकता है? मैं उसके पीछे था। वो एयरपोर्ट पहुंचा और न्यूयॉर्क की फ्लाइट दी। भट्ट और मौली कहाँ हैं? वे एम्बेसी के बाहर मौजूद हैं। तुमने पता किया कि माइक वास्तव में अमेरिका गया? पता करने के बाद ही तुम्हें फोन किया है 7-Eleven। लेकिन माइक इस तरह अमेरिका नहीं जा सकता। ये बात उसकी फितरत के खिलाफ है। गड़बड़ है। मैं समझा नहीं। माइक काम को अधूरा छोड़कर नहीं जाएगा वापस। उसने काम पूरा कर लिया हो सकता है। काम पूरा कैसे होगा? तुली, राघव, तीरथ कोई भी इस तरफ नहीं पहुंचा। माइक भी एम्बेसी से बाहर नहीं निकला और अब अचानक निकला और न्यूयॉर्क की फ्लाइट पकड़ ली। अजीत ने कहा, ये पक्का है कि राघव, तीरथ और तुली में से कोई एम्बेसी नहीं पहुंचा। पक्का। और ये भी पक्का है कि माइक तुम लोगों की नजरों से बचकर कहीं नहीं गया। नहीं, वो एम्बेसी से बाहर नहीं निकला। 7-Eleven की आवाज नहीं आई। अजीत भी खामोश रहा। माइक चालाकी से अपना काम कर गया है अजीत, वरना वो यूं न्यूयॉर्क न जाता। मुझे ये संभव नहीं लगता। मुझे लग रहा है तुम लोग अब इस ड्यूटी को छोड़ दो, कोई फायदा नहीं। तुम्हारा मतलब कि माइक ने ऑपरेशन टू किल की जानकारी पाली है? पक्के तौर पर। यकीन नहीं होता। मुझे यकीन हो चुका है। कहने के साथ ही उधर से 7-Eleven ने फोन बंद कर दिया था। 7-Eleven ने एक्स्ट्रा का नंबर मिलाया। चेहरे पर गंभीरता नजर आ रही थी। हेलो। एक्स्ट्रा की आवाज कानों में पड़ी। मैं 7-Eleven। पहचाना? हाँ। राघव, तीरथ और तुली कहाँ है? मेरे पास। अब भी तीनों तुम्हारे पास हैं? हाँ। क्यों? तीनों में से कोई बाहर गया? क्यों पूछ रहे हो? मेरी बात का जवाब दो कि तीनों में से कोई बाहर गया? 7-Eleven का स्वर शांत था। कुछ चुप्पी के बाद एक्स्ट्रा की आवाज उसके कानों में पड़ी। तुली हमारे पास से परसों ही चला गया था। परसों? कहाँ गया वो? पता नहीं। वो जाना चाहता था और हम उसे रोक नहीं सकते थे। एक्स्ट्रा के शब्द उसके कानों में पड़े। तुमने बहुत बड़ी गलती की। तुली को जाने देकर वो कमीनापन दिखा गया। क्या मतलब? वो माइक से मिल चुका है और आज माइक वापस अमेरिका भी लौट गया। सुनकर मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। क्यों? FIA ने उसके साथ बुरा सलूक किया। उसने भी तो अपना विद्रोह दिखाना था। लेकिन गलत किया तुली ने माइक का साथ देकर, क्योंकि उसने जो किया वो देश के खिलाफ किया। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम तुली को मेरे हवाले कर सकते थे ताकि तुम उसे मार देते। मार देता तो वो देश के लिए परेशानी तो खड़ी ना करता। अब जो उसने किया है वो, उसका मुझे सच में अफसोस है। अब वो कहाँ है? हमें नहीं पता। 7-Eleven ने फोन काटा और तुली का नंबर मिलाया। कई बार मिलाया, परंतु बात नहीं हो सकी। हर बार एक ही आवाज कानों में पड़ी कि इस नंबर पर बात नहीं हो सकती। राघव, धर्मा, एक्स्ट्रा और तीरथ 2 दिनों से इसी ठिकाने पर जमे हुए थे। धर्मा खाने का सामान बाहर से ले आता था। राघव की बांह का जख्म अब पहले से बेहतर था। एक्स्ट्रा ने फोन जेब में डाला तो राघव ने पूछा, क्या बात है? 7-Eleven का फोन था। वो कहता है कि तुली ने माइक से बात कर ली है। ये गलत हुआ। राघव के होठ खिंच गए। आज माइक वापस चला गया है। मुझे यकीन नहीं आता कि तुली ने माइक से बात की होगी। तीरथ कह उठा। 7-Eleven ने कहा है तो ठीक ही कहा होगा। धर्मा कह उठा। गलत हुआ ये। तुली की स्थिति पर ध्यान दो तो 7-Eleven की बात सही लगेगी। एक्स्ट्रा बोला। FIA के लिए वो काम करता रहा, लेकिन अब FIA ही उसकी जान ले लेना चाहती है। वो जानता है कि FIA से वो बच नहीं सकता। ऐसे में तुली ने माइक के सामने मुंह खोलने के लिए मोटी रकम ली होगी
और उस पैसे के साथ कहीं छिपकर अपनी जिंदगी बिताने की चेष्टा करेगा। यही हुआ होगा। लेकिन वो बता रहा था कि उसका परिवार भी है। जब अपनी जान पर बनी हो तो परिवार के बारे में क्या सोच पाएगा वो। अब वो साल 2 साल कहीं छिप कर रहेगा। जब सब कुछ ठीक लगेगा उसे, तो तब वो किसी तरह परिवार से संपर्क बनाएगा और उन्हें गुपचुप अपने साथ ले जाएगा। तुली ने माइक से बात करके गलत बात की। तुली को छोड़ो, अपने बारे में सोचो। आखिर हम कब तक इस तरह छिपकर बैठे रहेंगे? तीरथ उखड़े स्वर में कह उठा। सोच रहे हैं। धर्मा ने गहरी सांस ली। कोई रास्ता तो निकलेगा। अगले 2 दिन बाद दीवान का फोन बजा। हेलो। दीवान ने फोन कान से लगाया। 776 कानों में आवाज पड़ी। कहो विक्टर, आपके लिए बहुत ही काम की खबर है। लेकिन पहले बताओ, मेरे पैसे बैंक अकाउंट में डाल दिए? डाले जा चुके हैं, दीवान ने कहा। कम डाले हैं, कुछ और डालने पड़ेंगे। खबर काम की हुई तो और डाल देंगे, दीवान ने कहा। मैंने अगले महीने गोवा आना है। तब मैं चाहता हूँ कि मेरे अकाउंट में ढेर सारे पैसे हों। ऐसा ही होगा। खबर दो। माइक न्यूयॉर्क वापस आ गया है और सुना है कि उसके साथ FIA का एजेंट तुली है। ओह भगवान, दीवान के होठों से निकला। ये क्या कह रहे हो? तुमने देखा है तुली को? इन बातों की सिर्फ खबरें हासिल की जाती हैं, देखा नहीं जाता। इस मामले में CIA जरूरत से ज्यादा सावधानी बरत रही है। मैंने ये खबर पा ली, जबकि यहाँ स्टाफ को तो तुली के बारे में कुछ भी नहीं पता। अभी तो माइक को भी नहीं देखा मैंने। वो ऑफिस नहीं आया। मेरे ख्याल से वो तुली के साथ ही कहीं व्यस्त होगा। खबर पक्की है? दीवान ने बेचैनी भरे स्वर में कहा। 776 कभी भी गलत खबर नहीं देता। ठीक है, पैसे तुम्हारे अकाउंट में डाल दिए जाएंगे, दीवान ने गंभीर स्वर में कहा। ज्यादा चाहते हो तो ये पता करो कि तुली अमेरिका में कहां पर है, दीवान बोला। पता लगते ही खबर दूंगा। दीवान ने फोन बंद किया और 711 का नंबर मिलाने लगा। चेहरे पर कठोरता पिट चुकी थी। दीवान के कानों में बेल की आवाज पड़ी। फिर 711 के शब्द सुनाई दिए। कहो दीवान। CIA एजेंट माइक अमेरिका चला गया है, दीवान ने कहा। हाँ, उसके साथ तुली भी है? नहीं। 711 का अजीब सा स्वर दीवान के कानों में पड़ा। CIA के डबल एजेंट ने ये खबर दी है। ओह, वो तो अकेला गया था। मैंने सोचा तुली से मिलकर गया है, लेकिन वो तुली को साथ ले गया। हैरानी है। तुमने काम ठीक नहीं किया, तभी तुली माइक के साथ अमेरिका चला गया। कोई बात नहीं, काम अब ठीक हो जाएगा। माइक हमें हार दे गया। अमेरिका ज्यादा दूर नहीं है। 711 के स्वर में कठोरता आ गई। माइक ने तुली को बेहद सुरक्षित जगह रखा होगा। तुली तक पहुंचना आसान नहीं, कठिन ही होगा। तुली के पास FIA के ढेर सारे राज हैं। वो CIA को FIA की भीतर बातें बता देगा, जिससे कि भविष्य में हमें बहुत नुकसान होगा। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि तुली FIA की कौन कौन सी भीतरी बातें जानता है। मैं सब ठीक कर दूंगा। कब? कुछ ही दिनों में। तुम? परंतु तब तक उधर से 711 ने फोन बंद कर दिया। 711 ने भट्ट को फोन किया। कहो गुरु। भट्ट की आवाज कानों में पड़ी। तुम लोगों ने ठीक से माइक पर नजर नहीं रखी। वो तुली को अपने साथ अमेरिका ले गया है। ये नहीं हो सकता गुरु। भट्ट का हैरानी से भरा स्वर 711 के कानों में पड़ा। तुम लोगों की गलती की वजह से हुआ ये सब। असंभव बात है गुरु, हमने कोई गलती नहीं की। माइक की कोई चालाकी कर गया है। हैरानी है कि वो अपने साथ तुली को अमेरिका ले गया है। अजीत माइक के पीछे एयरपोर्ट तक गया था। तुली वहीं कहीं होता तो अजीत की नजरों से न छिपता। गड़बड़ तो हो ही गई। हाँ, वो तो हो गई। अब क्या करोगे? मेरे ख्याल में अमेरिका जाओगे, तुली को खत्म करने। जरूरी है। तुली ज्यादा देर जिंदा रहा तो वो FIA की भीतरी बातें माइक को बता देगा। 711 सख्त स्वर में बोला। ये तो लफड़े वाली बात हो गई गुरु, तैयारी करें। इस बार तुम नहीं, 711 ने कहा। इस काम में RDX रहेंगे। RDX? वो क्यों करेंगे ये काम? FIA से अपनी जान बचानी है तो वो मेरी उंगलियों पर नाचेंगे। कहने के साथ ही 711 ने फोन बंद किया और एक्स्ट्रा के नंबर मिलाने लगा। शीघ्र ही बात हो गई। हेलो। एक्स्ट्रा की आवाज कानों में पड़ी।
अगर FIA से पीछा छुड़ाना चाहते हो तो 1 घंटे में मुझे मराठा मंदिर से बाहर मिलो। कहने के साथ ही 7-Eleven ने फोन बंद कर दिया। चेहरे पर सोच और कठोरता के भाव नाच रहे थे। 7-Eleven ने कहा है कि FIA से पीछा छुड़ाना चाहते हो तो 1 घंटे में मराठा मंदिर के बाहर मिलो। एक्स्ट्रा पूरा। राघव, धर्मा और तीरथ की निगाह एक्स्ट्रा पर थी। ये अच्छा मौका है, धर्मा ने गंभीर स्वर में कहा। मैं तो नहीं जाऊंगा, वो साला हमें मार देगा, तीरथ ने कहा। 7-Eleven से मैं मिलूंगा, एक्स्ट्रा बोला। धर्मा मुझे कवर करेगा कि वो कोई गड़बड़ करे तो मामला संभाला जा सके। मुझे नहीं लगता कि वो गड़बड़ करेगा, राघव ने कहा। वो कुछ भी कर सकता है, 7-Eleven पर भरोसा नहीं किया जा सकता, एक्स्ट्रा बोला। मेरी मानो, तीरथ ने पुनः कहा। वो हमें मारने के लिए बुला रहा है। क्यों बुलाया होगा उसने, धर्मा बोला। कहा नहीं जा सकता, उसने मुझसे मिलने को कहा है। ये नहीं बोला कि सबके साथ आओ। इसका मतलब वो कोई बात करना चाहता है, धर्मा ने सिर हिलाया। तुम्हें उससे जरूर मिलना चाहिए। एक्स्ट्रा 7-Eleven को नहीं पहचानता था, परंतु 7-Eleven RDX के चेहरे देख चुका था। एक्स्ट्रा को वहां पहुंचे 5 मिनट हुए थे कि 7-Eleven उसके पास आ पहुंचा। एक्स्ट्रा सतर्क हुआ। 7-Eleven शांत स्वर में बोला, तो तुम पहुंच गए? एक्स्ट्रा ने उसकी आवाज पहचानी और सहमति में सिर हिलाया। एक्स्ट्रा नाम है तुम्हारा? एक्स्ट्रा ने पुनः सहमति से सिर हिलाया। FIA से जान बचाने का तुम लोगों को एक मौका देना चाहता हूं, 7-Eleven बोला। ये मेहरबानी क्यों? मेहरबानी नहीं चाहिए तो वापस ले लेता हूं। एक्स्ट्रा उसे देखता रहा। माइक तुली को अमेरिका ले गया है। नहीं, एक्स्ट्रा चौंका। ये सच है। ऐसा न होता अगर तुली मारा जाता या तुम लोग उसे मेरे हवाले कर देते। एक्स्ट्रा अभी भी अचकचाया सा उसे देख रहा था। बोला, मुझे विश्वास नहीं होता। मेरी बात पर तुम्हें आंखें बंद करके विश्वास कर लेना चाहिए, 7-Eleven ने गंभीर स्वर में कहा। एक्स्ट्रा ने गहरी सांस ली। तुम लोगों ने जो काम किया है, FIA किसी को छोड़ने वाली नहीं, परंतु मैं तुम्हें बचने का एक मौका दे रहा हूं। वो कैसे? तुली को तुम लोग खत्म करोगे अमेरिका जाकर। हम? तुम तीनों यानी RDX। 7-Eleven ने अपनी बिलौरी आंखों से उसकी आंखों में झांका। एक्स्ट्रा 7-Eleven को देखता रहा। RDX का बहुत नाम सुना है, मैं भी तो तुम लोगों का दम खम देखूं कि कितने पानी में हो। पानी तो इतना है कि तुम भी उसमें डूब जाओगे, एक्स्ट्रा ने तीखे स्वर में कहा। 7-Eleven मुस्कुरा पड़ा। 7-Eleven को आज तक कोई जीत नहीं पाया, यही मेरी खासियत है। RDX से कभी मुलाकात नहीं हुई तुम्हारी? तुम लोग भी तो 7-Eleven से कभी नहीं मिले। एक्स्ट्रा ने उस पर से नजरें फेर ली। 7-Eleven ने गंभीर स्वर में कहा, तुली FIA के बहुत राज जानता है। ये बातें वो CIA को बता सकता है। कुछ वक्त बीत गया तो तुली सब उगल देगा, परंतु उससे पहले उसे खत्म करना है कि CIA उससे कुछ जान न सके। ये काम तो तुम भी कर सकते हो। मुझे इससे भी जरूरी काम करना है। 7-Eleven के दांत भिंच गए। क्या? माइक की खोपड़ी ठीक करनी है अमेरिका जाकर कि दोबारा इंडिया के बारे में सोचने से पहले ही संभल जाए। मैं तुम्हारे साथ ही अमेरिका चलूंगा। हम एक ही प्लेन में होंगे, परंतु हमारे रास्ते अलग होंगे। तुम्हारा निशाना तुली होगा और मेरा माइक। इसका सारा खर्चा FIA का होगा। तुम लोगों को जल्द से जल्द तुली को खत्म करना होगा। एक्स्ट्रा चुप रहा। अपने साथियों से राय ले लो। जरूरत नहीं, एक का फैसला ही तीनों का होता है। इस काम के बाद FIA हमारा पीछा छोड़ देगी, पक्का। तीरथ, उसे भी कुछ नहीं कहा जाएगा। जैनी तुम्हारे कब्जे में है, वो भी आजाद हो जाएगी। वादे से पीछे तो नहीं हटोगे? नहीं, ठीक है, ये काम करना हमें मंजूर है, एक्स्ट्रा बोला। तुली अमेरिका में कहाँ है? अमेरिका चलो, बाकी सब कुछ भी पता चलता चला जाएगा। माइक के बताए पते पर तुली पहुंचा तो वहां उसे 2 आदमी मिले। उन्हें तुली के आने का पहले ही पता था। उन्होंने तुली का स्वागत किया, फिर वे तुली का हुलिया बदलने में लग गए। उसके सिर के बाल छोटे छोटे किए, होठों पर मूछें लगा दी, भौं को तराशा, गाल पर छोटा सा कट का निशान बना दिया कि देखने पर ऐसा लगता था जैसे चाकू का पुराना निशान हो। बाएं कान में छेद करके सोने की छोटी बाली पहना दी।
उसके बाद चेहरे पर थोड़ा सा मेकअप करके चेहरे में थोड़ा सा बदलाव लाया गया। इस सारे काम में 6 घंटे लगे। तुली ने अपने को शीशे में देखा। अब एक ही निगाह में उसे पहचान पाना कठिन था। ये सब क्यों किया जा रहा है? तुली ने पूछा। तुम्हें इस देश से निकालकर अमेरिका पहुंचाना है, जवाब मिला। तुली ने मन ही मन गहरी सांस ली। दीवान और कपूर के चेहरे आंखों के सामने नाचे। उसकी पूरी जिंदगी उलट हो गई थी। कहाँ वो देश की खातिर जान की बाजी लगा देता था और अब उसे वेश बदलकर देश से निकलना पड़ रहा था। देश की खुफिया एजेंसी FIA के लिए उसने 20 सालों तक काम किया। अब उसी FIA से बचने के लिए भाग दौड़ कर रहा था। तुली की इस रूप में तस्वीर ली गई। अगले कुछ घंटों में तुम्हारा पासपोर्ट बन जाएगा और अमेरिका वीजा लग जाएगा, उसे बताया गया। प्लान क्या है? माइक का फोन आएगा, उससे बात करना। इस बारे में वो ही सब कुछ बताएगा। पासपोर्ट असली होगा या नकली? तुली ने पूछा। असली ही समझो। एयरपोर्ट पर तुम्हें कोई नहीं कहेगा कि वो नकली है, वो व्यक्ति मुस्कुराकर बोला। तुम्हें किसी तरह की रुकावट नहीं आएगी। तुम्हारी जिम्मेवारी अब CIA की है। CIA के लिए कोई भी देश पराया नहीं है। हम कहीं भी सब कुछ कर सकते हैं। तुली ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे अमेरिकन जासूसी एजेंसी के साथ दोस्ताना बनाना पड़ेगा कभी, परंतु मजबूरी थी उसके लिए ये सब करना। जान भी तो बचानी थी FIA से। उनमें से एक आदमी कैमरे के साथ वहां से चला गया था। 1 घंटे बाद माइक का फोन आया। उसने माइक से बात की। क्या कर रहे हो तुम? तुली ने पूछा। तुम्हें अमेरिका पहुंचाने का इंतजाम किया जा रहा है। माइक की आवाज कानों में पड़ी। तुम साथ नहीं होगे क्या? नहीं, कल तुम अमेरिका रवाना हो जाओगे। मैं परसों की फ्लाइट लूंगा। तुम्हें बता दिया जाएगा कि वहां तुमने कहां पहुंचना है। ये सब सावधानी के नाते किया जा रहा है। तुम अकेले सफर करोगे कि तुम्हें कोई खतरा ना आए। FIA वाले एम्बेसी पर नजर रख रहे हैं। उनकी निगाह मुझ पर है। वे सोच भी नहीं सकेंगे कि तुम इतनी जल्दी अमेरिका जा सकते हो। वे तुम्हें यहीं पर ही ढूंढते रहेंगे और तुम अमेरिका पहुंच जाओगे। FIA को तुम कमजोर मत समझो। मैं जानता हूं कि FIA CIA से कम नहीं है। कमजोर समझने की गलती मैं नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि तुम अमेरिका में होंगे और वो लोग तुम्हें यहाँ ढूंढ रहे होंगे। FIA को पता चल जाएगा कि मैं किधर हूँ। ये आसान नहीं है। बहुत आसान है FIA के लिए। ऐसा ही होता है। FIA के लोग CIA में हैं। वो खबर दे देंगे। इस बात को गुप्त रखा जाएगा कि हमारे पास FIA का कोई एजेंट है। तुली ने गहरी सांस ली। अमेरिका में तुम शानदार जिंदगी जियोगे। मुझे विश्वास नहीं। CIA पर तुम्हें भरोसा नहीं। मैंने जो जुबान दी है वो पूरी करूंगा तुली। मुझे FIA पर पूरा भरोसा है कि वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। FIA की परवाह भी मत करो। CIA तुम्हें पूरी सुरक्षा देगी। वो तुम्हारे बारे में कोई खबर नहीं पा सकेंगे। पता नहीं क्या होगा। मेरी मजबूरी है कि मुझे तुम लोगों का सहारा लेना पड़ रहा है, वरना मैं ऐसा नहीं था। खुफिया एजेंटों की जिंदगी ऐसी ही होती है। पता नहीं कब क्या हो जाए। माइक की स्थिर आवाज कानों में पड़ रही थी। तुम सफर अकेले करोगे, परंतु तुम्हारे आसपास CIA का एक एजेंट हमेशा रहेगा। किसी भी मौके पर तुम खुद को अकेला मत। अमेरिका में मुझे कहाँ जाना है? फोन पर इस बारे में बात करना ठीक नहीं होगा। तुम्हारे पास जो आदमी है वो तुम्हें बता देगा सब कुछ। उससे पूछना। तुम कल अमेरिका जाओगे और मैं परसों रवाना होऊंगा। हम वहीं मिलेंगे। तुली ने फोन बंद किया और फिर पास बैठे आदमी से कहा, माइक कहता है कि मैं तुमसे पूछूं कि अमेरिका में मुझे कहां पहुंचाया जा रहा है। हाँ, मुझे इस बात के ऑर्डर मिल चुके हैं कि इस बारे में तुम्हें बता दूं। तुम्हारी मंजिल वूस्टर है। वूस्टर? तुली बोला। ये कहाँ है? बोस्टन से 40 मील दूर पड़ता है वूस्टर शहर। शांत और सुरक्षित जगह है ये, न्यूयॉर्क से बहुत दूर। वो मुस्कुराया। मेरा काम तुम्हें वूस्टर तक सुरक्षित पहुंचाना है। मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा हर वक्त, लेकिन साथ नहीं। मेरा काम तुम पर नजर रखना होगा कि कोई तुम्हें नुकसान न पहुंचाए। बोस्टन एयरपोर्ट से निकलते ही तुम्हें रिवॉल्वर दे दी जाएगी।
जिसके होते हुए तुम खुद को सुरक्षित महसूस करोगे। एयरपोर्ट से तुम टैक्सी लेकर कैंडल स्टेशन जाओगे, वहां से बस लेकर पार्क स्ट्रीट जाओगे, उधर पास ही से ग्रीन लाइन बस लेकर तुम ऑर्लिंगटन आ जाओगे। ऑर्लिंगटन से ग्रे हाउंड कंपनी की बस मिलेगी जो तुम्हें 1.5-2 घंटों में बूस्टर पहुंचा देगी। 40 मील का छोटा सा सफर होगा ये। तुली ने गंभीरता से सिर हिलाया। माइक वहीं पर मुझे मिलेगा? ये मैं नहीं जानता, उसने इनकार में सिर हिलाया। बूस्टर के उस फ्लैट में तुम्हें पहुंचाना मेरा काम है। उसके बाद इस बारे में मुझे कोई ऑर्डर मिलता है तो वो बात की बात है। तुम एजेंट के तौर पर कहां पर रहते हो? मेरी ड्यूटी फिक्स नहीं है, वैसे मैं फील्ड में माइक के अंडर हूं, उसने बताया। तुम्हारा नाम? हैरिसन कह सकते हो मुझे। एजेंट होने के साथ साथ मैं मेकअप में एक्सपर्ट हूँ। किसी की हैंडराइटिंग भी हूबहू उतार लेता हूँ। किसी की आवाज़ की कॉपी करनी हो तो वो भी कर लेता हूँ। मैं इंग्लिश, हिंदी, जापानीज, रशियन और फारसी भाषाएं बोलता हूँ। इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट होने के लिए मैंने कई साल लगाए हैं। उसके बाद मैं फील्ड में आया, हैरिसन ने कहा। तुली ने कुछ नहीं कहा। जो तुम्हारे साथ हुआ है वो अक्सर एजेंटों के साथ हो जाता है। कोई एजेंट जब एजेंसी के लिए खतरनाक हो जाता है तो उसे खत्म करना ही पड़ता है। CIA के ऐसे कई मामले मेरे सामने हैं। हैरिसन मुस्कुराकर बोला। जासूसी के काम में ये सब होना सामान्य बात है। ऐसे केस में मैं 2 एजेंटों को शूट कर चुका हूँ। सच में जासूसी एक खतरनाक खेल है। तुली मुस्कुरा पड़ा। बहुत ही खतरनाक। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझ पर यह वक्त आएगा। हैरिसन मुस्कुराकर रह गया। अगले दिन माइक से तुली की बात हुई। तुमने पासपोर्ट देख लिया अपना? माइक की आवाज कानों में पड़ी। ठीक लगा? ठीक ही होगा, ये सब बातें तुम जानो। आज रात 7 बजे की बोस्टन के लिए फ्लाइट है, उसमें तुम्हारी सीट बुक करा दी गई है। समझ गया। हैरिसन ने तुम्हें सब समझा दिया होगा? हाँ, बताया है उसने। सफर में वो तुम्हारे करीब ही रहेगा। वो समझदार एजेंट है और तुम्हें कोई तकलीफ नहीं आने देगा। तुम कब मिलोगे मुझसे? मैं कल न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो जाऊंगा। उसके बाद हालात देखूंगा, फिर तुमसे मिलने आऊंगा। जहां मैं जा रहा हूं वहां मुझे खतरा नहीं होगा? तुली ने पूछा। किसी को तुम्हारे बारे में पता नहीं तो खतरा कैसे तुम तक पहुंचेगा? निश्चिंत रहो, सब ठीक है, माइक ने कहा। अब हम अमेरिका में ही मिलेंगे, माइक ने कहा और फोन बंद कर दिया था। हैरिसन ने उसके लिए नए कपड़े और बैग ला दिया था। इस तरह तुली सुरक्षित इंडिया से निकल गया था। RDX न्यूयॉर्क पहुंचे। 7-Eleven भी विमान में था, परंतु उनसे अलग था, जैसे कोई वास्ता ही ना हो उनसे। 7-Eleven मेकअप में था। आंखों पर सफेद शीशे का चश्मा था, गालों पर हल्की दाढ़ी। पासपोर्ट में भी ये तस्वीर लगी थी। हालांकि ये ज्यादा बढ़िया मेकअप नहीं था चेहरा बदलने के लिए, परंतु 7-Eleven को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वो पहचाना जाता है या नहीं। उसका पूरा ध्यान अपने लक्ष्य की तरफ था। लक्ष्य था माइक को खत्म करना और तुली के बारे में जानकारी पाकर RDX को बताना। RDX और 7-Eleven के बीच संपर्क माध्यम उनके मोबाइल फोन थे। एयरपोर्ट से क्लियरेंस के पश्चात वे अपने अपने रास्ते पर निकल गए। 7-Eleven ने RDX को बता दिया कि उन्हें कहाँ ठहरना है। वे 6 रोड पर स्थित न्यूयॉर्क होटल पहुंचे, जो कि अपने नाम से उल्टा छोटा सा होटल था। सिर्फ 25 छोटे छोटे कमरे थे। होटल का मालिक इंडियन था। रमेश रस्तोगी नाम था उसका। रिसेप्शन पर जब वे पहुंचे तो रमेश रस्तोगी भी वहां आ पहुंचा था। उन्होंने रजिस्टर में एंट्री की और पास खड़े बॉय से बोला, साहब को दूसरी मंजिल पर 5 नंबर कमरा दे दो। दूसरी मंजिल पर सीढ़ियों के सहारे ही पहुंचना पड़ा। वेटर उन्हें 5 नंबर कमरे में छोड़ गया। कमरा काफी बड़ा था। वहां 4 डबल बेड लगे हुए थे। राघव ने आगे बढ़कर खिड़की से पर्दा हटाया तो सामने व्यस्त सड़क को पाया। कार, वैन और अन्य कई तरह के वाहन आ जा रहे थे। कारों की संख्या बहुत ज्यादा थी। तभी रमेश रस्तोगी वहां आ पहुंचा। कमरा आपको पसंद आया होगा। ये कमरा सिर्फ खास मेहमानों को ही देता हूं मैं, वो बोला। हम खास हैं? राघव खिड़की से हटता कह उठा। यकीनन, तुम लोग FIA के काम से यहाँ हो तो खास ही होंगे। RDX की नजरें मिली। हमें जानते हो? धर्मा ने पूछा। अच्छी तरह से।
मैं भी FIA से हूँ। ये होटल भी FIA का है। मुझे तुम लोगों के पहुंचने की खबर पहले ही मिल गई थी, तभी तो मैं रिसेप्शन पर मौजूद था। इस जगह को अपना ही घर समझिए। सब कुछ जानते हो तुम? धर्मा बोला। सब कुछ नहीं जानता। जैसा कि आप किस काम से आए हैं मैं नहीं जानता, परंतु आपकी सहायता करना मेरा काम है, रमेश रस्तोगी ने कहा। कब से हो यहाँ से? 2 साल से। जब मुझे यहाँ से जाना होगा तो सरकार की नज़रों में मैं ये होटल किसी और को बेच दूंगा, यानी कि वो FIA का ही आदमी होगा। अभी तो मेरी ड्यूटी यहीं पर इस होटल को चलाने की और खास मेहमानों की देखभाल करने की है। मेरे लायक कोई सेवा हो तो कहिए, कोई काम जो मैं कर सकूं? अभी तो कुछ नहीं। आप लोग निश्चिंत होकर यहाँ रहिए। कोई खतरा आया तो इस दीवार पर लगा पीला बल्ब जलने बुझने लगेगा। ये इस बात का संकेत होगा कि खतरा ज्यादा है और मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ। अपने को बचाने की कोशिश स्वयं करो। हम समझ गए, धर्मा ने कहा। तुम्हें हमारे अलावा किसी और के भी आने की खबर थी? एक्स्ट्रा बोला। और कौन? रमेश रस्तोगी ने मुस्कुराकर एक्स्ट्रा को देखा। जवाब में वे चुप रहे। 7-Eleven की बात कर रहे हैं आप? रमेश रस्तोगी भी कह उठा। तुम्हें पता है, 7-Eleven ने ही मुझे आपके बारे में खबर दी थी। मैं जानता हूँ कि वो भी न्यूयॉर्क आ पहुंचा है। 7-Eleven का अमेरिका आना बेहद सामान्य बात है। वो अक्सर किसी न किसी मिशन के तहत अमेरिका आता रहता है। जरूरी नहीं कि तब वो यहाँ भी आए। कई बार तो मुझे उसके जाने के बाद उसके कारनामों से खबर मिलती है कि वो आया था और चला भी गया। वो सच में बहुत ही फुर्तीला और खतरनाक एजेंट है। जब वो फील्ड में आता है तो घायल शेर होता है। उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम पर होता है। और उसका नाम क्या है? 7-Eleven। मैंने नाम पूछा है। एजेंट का नंबर ही उसका नाम होता है। FIA में हम नंबर से ही एजेंट को पहचानते हैं, नाम नहीं जानते। यहाँ FIA के और एजेंट भी होंगे। अवश्य, परंतु उनके बारे में मैं नहीं जानता कि वे कहाँ रहते हैं। उन्हें मेरी जरूरत पड़ती है तो वे मुझसे संपर्क बना लेते हैं, रमेश रस्तोगी ने कहा। अब मैं चलता हूँ, कई काम करने हैं। मेरा फोन नंबर नोट कर लीजिए। जरूरत पड़ने पर आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। अपना फोन नंबर देकर रस्तोगी चला गया। RDX की नजरें मिली। धर्मा ने आगे बढ़कर दरवाजा बंद किया और पलटकर कह उठा। लगता है दुनिया भर में FIA की जड़ें बहुत गहरी हैं। हमने FIA को कम आंका है, जिनका दूसरा रूप है FIA, इंडिया की खतरनाक गुप्त जासूसी संस्था। एक्स्ट्रा बोला। हमने पहले कभी FIA को गंभीरता से नहीं लिया, परंतु अब धीरे धीरे हमें FIA का असली चेहरा नजर आ रहा है। दुनिया भर में 2 जासूसी एजेंसियां ही खतरनाक मानी जाती थी पहले, अमेरिका की CIA और रूस की KGB। परंतु इंडिया की FIA के बारे में अब हम महसूस कर रहे हैं कि ये सबसे खतरनाक जासूसी एजेंसी है, राघव ने कहा। 7-Eleven जैसे जाने कितने खतरनाक एजेंट होंगे FIA में, धर्मा ने कहा। ये पक्की बात है कि दुनिया के हर देश में FIA के एजेंटों की मजबूत चेन फैली हुई है। FIA के हाथ इतने लंबे हैं कि ये एजेंसी दुनिया में कहीं भी जब भी चाहे छेड़छाड़ कर सकती है। मेरे ख्याल से ये बात तुली को भी पता होगी। धर्मा ने एक्स्ट्रा और राघव को देखा। क्यों नहीं, जरूर पता होगी, राघव ने सिर हिलाया। तो उसने कैसे सोच लिया कि माइक का हाथ पकड़कर FIA से अपने को बचा लेगा? तुली बुरी तरह फंस चुका है, एक्स्ट्रा ने गंभीर स्वर में कहा। FIA उसे खत्म करना चाहती है, तो तुली सिर झुकाए FIA के सामने आने से तो रहा कि मुझे मार दो। हर इंसान ऐसे मौके पर अपनी जिंदगी बचाने का प्रयत्न करेगा। वो ही इस वक्त तुली कर रहा है। माइक का दामन थामना तुली की मजबूरी हो गई थी। वो एक चांस ले रहा है खुद को बचाने का। मत भूलो कि हम भी FIA के निशाने पर हैं, राघव ने कहा। RDX की नजरें मिली। अगर हम तुली को मारने में सफल न हुए तो FIA हमें मार देगी। 7-Eleven और हमारे बीच यही तय हुआ है। हम सफल हो जाएंगे। एक्स्ट्रा के दांत खिंच गए। पहले पता तो चले कि तुली है कहाँ। इस बात की खबर 7-Eleven हमें देगा, तभी हमें हरकत में आना है। हमें यहाँ आराम से बैठकर उस वक्त का इंतजार करना चाहिए जब 7-Eleven
हमें तुली के ठिकाने के बारे में बताएगा। बरबस ही राघव मुस्कुरा पड़ा। तेरे को क्या हुआ? धर्मा ने पूछा। FIA के बारे में सोच रहा हूँ। यूं तो लोगों के सिरों पर हम तलवार बनकर लटकते हैं और आज FIA हमारे सिर पर तलवार के रूप में लटक रही है। राघव कह उठा। कोई बात नहीं, कभी कभी ऊंट भी पहाड़ के नीचे आता है तो उसे दूसरे की ऊंचाई का पता चलता है। यही अब हमारे साथ हुआ है। बुरा हुआ है। एक्स्ट्रा गहरी सांस लेकर बड़बड़ा उठा। बूस्टर में तुली को जहां ठहराया गया वो शांत जगह पर बसी एक कॉलोनी का फ्लैट था। बूस्टर में हरियाली ज्यादा थी। यहाँ ज्यादातर किसान परिवार ही बसते थे, परंतु बाकी भी सब तरह के बिजनेस थे। अन्य जगहों के मुकाबले यहाँ शोर शराबा न के बराबर था। यहाँ अच्छी जिंदगी बिताई जा सकती थी। तुली का पूरा सफर आरामदेह और सुरक्षित रहा था। हैरिसन साई की तरह उस पर नजर रखे रहा, पीछा करता रहा, परंतु फ्लैट पर पहुंचकर वे इकट्ठे हो गए। तुम मेरे पास रहोगे? तुली ने हैरिसन से पूछा। हाँ, माइक कहता है कि जब तक वो नहीं आता तब तक मैं तुम्हारे पास रहूं। माइक कहाँ है? वो इंडिया से चल चुका है। कल दोपहर बाद उसकी फ्लाइट न्यूयॉर्क पहुंचेगी, हैरिसन ने बताया। माइक यहाँ नहीं आ रहा? अभी नहीं, वो न्यूयॉर्क में सीधा अपने ऑफिस जाएगा। उसने इस बात का ध्यान रखना है कि FIA वाले उसके पीछे न लगे हों। जब उसे तसल्ली हो जाएगी कि सब ठीक है तब वो इधर आएगा। तुम यहाँ मजे से रहो, तुम्हें कोई खतरा नहीं इधर। FIA को मैं तुमसे ज्यादा अच्छी तरह जानता हूँ, वो मुझे ढूंढ लेंगे। वहम में मत पड़ो, मेरी बात पर शक मत करो। FIA के हाथ बहुत लंबे हैं, तुली ने गंभीर स्वर में कहा। CIA से ज्यादा लंबे हैं? हैरिसन ने पूछा। ये तो मैं नहीं जानता, परंतु इतना कह सकता हूँ कि CIA से कम लंबे नहीं हैं। छोड़ो इन बातों को, 2-4 दिन में तुम्हें सब ठीक लगने लगेगा। बीती बातों को तुम भूल जाओगे। 2 दिन बाद माइक का फोन हैरिसन के फोन पर आया। तुली ने माइक से बात की। तुम ठीक हो तुली? उधर से माइक ने पूछा। हाँ, अब तुम सुरक्षित हो चुके हो। FIA को हवा भी नहीं मिल सकती कि तुम कहाँ हो। वो तुम्हें मुंबई में ढूंढ रहे होंगे। अच्छा ही होगा अगर ऐसा हो रहा है, तुली बोला। ऐसा ही हो रहा है। तुम अब CIA के हाथों में हो। तुली ने गहरी सांस ली। कुछ दिन तुम आराम करो, उसके बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तुमने यहाँ पर मेरी सुरक्षा के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया। हैरिसन ही है मेरे पास, तुली ने कहा। डरो मत, बूस्टर में तुम्हें कोई खतरा नहीं है। सच कह रहे हो? हाँ, और जरूरत पड़ी तो हैरिसन बूस्टर स्थित स्थानीय एजेंटों को बुला लेगा। हैरिसन जानता है कि उसे क्या करना है। मैं डर नहीं रहा, लेकिन FIA से हमें सतर्क रहने की जरूरत है, तुली ने कहा। यही वजह है कि मैं फौरन तुम्हारे पास नहीं आया। हम पूरी तरह सतर्कता बरत रहे हैं। तुम वहां मजे करो। तुली ने फोन हैरिसन को वापस दे दिया। हैरिसन ने माइक से बात करने के बाद फोन बंद करके जेब में रखा और कहा, आज रात हम डिनर के लिए बाहर चलेंगे। तुम्हें खुली हवा की जरूरत है, बदलाव चाहिए तुम्हें। पेट भरकर वाइन लेंगे डिनर से पहले। मैं भी थक चुका हूँ। आज हम दोनों मौज करेंगे तुली। माइक ने हमें मौज मस्ती की इजाजत दे दी है। तुली ने मुस्कुराने की चेष्टा की, परंतु सिर पर सवार FIA के खौफ ने उसे मुस्कुराने नहीं दिया। 7-Eleven ने कार को एक छोटे किंतु खूबसूरत मकान के सामने पार्क किया। सड़क के दोनों तरफ ही एक जैसे खूबसूरत मकान कतार में बने आगे को जाते नजर आ रहे थे। दोपहर के 2:30 बज रहे थे। इक्का दुक्का लोग आते जाते नजर आ रहे थे। कभी कभार वहां से कोई कार भी निकल जाती थी। शांत जगह थी ये। 7-Eleven कार में ही बैठा रहा। उसकी निगाह बार बार सामने के मकान की तरफ उठ रही थी। तभी उसका फोन बजा। कहो, 7-Eleven ने बात की। स्कूल वैन आ रही है। ठीक है, 7-Eleven ने कहकर फोन वापस जेब में रखा और कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। ठीक इसी वक्त सामने के मकान का दरवाजा खुला और 30 वर्षीय युवती बाहर निकली। उसने पैजामा और स्कीवी पहन रखी थी, पाँव में स्लीपर थे। 7-Eleven को अपने घर के बाहर खड़े देखकर वो ठिठकी, फिर आगे बढ़ गई। हेलो, 7-Eleven ने मुस्कुराकर कहा। मैं माइक से मिलने आया हूँ, उसका दोस्त हूँ। सॉरी, युवती मुस्कुराई। माइक ऑफिस में है? ओह,
तभी सामने से स्कूल वैन आती दिखाई दी। 1 मिनट, वो बोली, मैं अपने बच्चे को ले लूं। कहकर वो आगे बढ़ गई। 7-Eleven बेहद शांत ढंग से खड़ा रहा। तभी वैन पास आकर रुकी। दरवाजा खुला और 6 बरस का बच्चा बैग हाथ में थामे नीचे उतरा। वैन का दरवाजा बंद हुआ और वो आगे बढ़ गई। युवती ने उसका बैग पकड़ लिया। सामने 7-Eleven को खड़े देखकर वो बोला, ये अंकल कौन है ममा? तुम्हारे पापा के दोस्त हैं। वे दोनों 7-Eleven के पास पहुंचे। मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता, 7-Eleven बोला, पर क्या आप माइक से फोन पर मेरी बात करा सकती हैं? क्यों नहीं, आइए। 7-Eleven उनके साथ घर के भीतर आ पहुंचा। आपका नाम क्या है? 7-Eleven ने पूछा। लोला, मैं माइक की पत्नी हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। 7-Eleven की नजरें मकान के भीतर का माहौल देखने की कोशिश कर रही थी। बैठिए, मैं अभी माइक से फोन पर बात कराती हूँ। आपका नाम क्या है? 7-Eleven। लोला के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। वो चौंक कर 7-Eleven को देखने लगी। बच्चा दूसरे कमरे में जा चुका था। लोला को चौंकते पाकर 7-Eleven के होठ से कुड़े। वो मुस्कुरा पड़ा। दोनों की नजरें मिली। तुम इंडियन हो? लोला की आवाज में हल्की सी सख्ती आ ठहरी थी। हाँ। FIA से हो? कैसे जाना? माइक 4 दिन पहले इंडिया से लौटा तो उसने 7-Eleven के बारे में मुझे बताया था। लोला गंभीर स्वर में बोली। साधारण सा जिक्र हुआ था, परंतु मैं तुम्हें पहचान गई हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे तुली चाहिए। 7-Eleven का स्वर सख्त हो गया। तुम्हारा यहाँ आने का कोई मतलब नहीं। जो बात करनी है माइक से करो, लोला ने कहा। मुझे तुली चाहिए। 7-Eleven का स्वर कठोर हो गया। लोला कुछ पल 7-Eleven को देखती रही, फिर बोली, तुम्हारा नाम क्या है? विक्रांत, 7-Eleven बोला। मिस्टर विक्रांत, लोला कह उठी, आप चले जाइए यहाँ से। मैं सोच सकती हूँ कि आप क्या सोचकर यहाँ आए हैं। क्या मेरे द्वारा आप माइक पर दबाव बनाएंगे कि वो तुली को आपके हवाले कर दे? सही समझी आप मिसेज माइक। मैं CIA की बेहतरीन एजेंट रही हूँ और ब्लैक बेल्ट हूँ, लोला कठोर स्वर में बोली। परंतु अपने बच्चे का ध्यान रखने के लिए मैंने नौकरी छोड़ दी। तुम मुझ पर काबू नहीं पा सकते। गलत फहमी में मत रहो। तुम इंडियन औरतों की इज्जत करते हो, मैंने सुना है। मैं सिर्फ अपने फर्ज की इज्जत करता हूँ। 7-Eleven का स्वर कठोर हो गया। लोला सतर्क सी नजर आने लगी। 7-Eleven की खतरनाक निगाह लोला पर टिकी थी। मैं तुम पर काबू पाना चाहता हूँ। यहाँ तुम्हारा बेटा भी है, वो भी मेरे काबू में रहेगा और मैं माइक से बात करूंगा। तुम मुझ पर काबू नहीं पा सकोगे, लोला ने सख्त स्वर में कहा। 7-Eleven लोला की तरफ बढ़ा। वहीं रुक जाओ विक्रांत। 7-Eleven आगे बढ़ता रहा। नजरें लोला पर थी। मेरा बेटा घर पर है, लोला ने दांत खींचकर कहा। मैं उसे झगड़ा नहीं दिखाना चाहती। रुक जाओ। 7-Eleven नहीं रुका। उसके पास पहुंचते ही लोला ने अपने शरीर को बेहद तेजी से हरकत दी। उसके पांव की ठोकर 7-Eleven की टांग पर पड़ी और हाथ का घूंसा चेहरे पर। 7-Eleven पलट कर पीछे जा गिरा। उसी पर लोला ने उस पर छलांग लगाई और उसके ऊपर जा गिरी। 7-Eleven के होठों से कराह निकली। लोला ने फुर्ती से अपनी बाह 7-Eleven की गर्दन के गिर्द लपेट ली। लोला खतरनाक लगने लगी थी। मिस्टर विक्रांत, लोला भींचे स्वर में कह उठी, मैं झगड़ा नहीं चाहती। मेरा तुम्हारा कोई मतलब नहीं। तुमने जो बात करनी है वो माइक से कहो। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा झगड़ा देखे। मैं तुम्हें आजाद कर सकती हूँ, अगर तुम यहाँ से जाने का वादा करो तो। तुम मुझे अच्छी तरह जकड़ लो, तुम्हारे पास आखिरी मौका है। 7-Eleven शांत स्वर में बोला। क्या मतलब? उसी पल 7-Eleven ने अपने ऊपर पड़ी लोला की कमर में कोहनी का तीव्र वार किया। लोला के होठों से कराह निकली। गर्दन पर लिपटी बाह मात्र पल भर के लिए ढीली पड़ी। 7-Eleven ने उसी पल का फायदा उठाते हुए उसकी बाह को फुर्ती से झटका देते हुए अपनी गर्दन से जुदा किया और करवट ले ली। 7-Eleven सीधा हुआ तो लोला उस पर से हटकर नीचे जा गिरी। 7-Eleven उछलकर खड़ा हो गया। लोला भी कम फुर्तीली नहीं थी, वो भी खड़ी हो चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। अब लोला पूरी तरह लड़ने के मूड में थी। वो समझ गई
कि ये इंडियन एजेंट यहाँ से जाने वाला नहीं। 7-Eleven ने कठोर निगाहों से लोला को देखा, फिर कह उठा, तुम बेकार में कोशिश कर रही हो, मुझसे जीत नहीं सकती। अभी पता चल जाएगा। 7-Eleven लोला की तरफ बढ़ा। तभी लोला उछली और पैर का जबरदस्त वार 7-Eleven के चेहरों पर किया। 7-Eleven सतर्क था और आसानी से उसके वार को बचा गया। साथ ही फुर्ती से लोला का पैर पकड़ा और तीव्र झटके के बाद छोड़ दिया। लोला कुर्सी से टकराती हुई नीचे जा गिरी। माथे से खून बह निकला। 7-Eleven उसके पास पहुंचा और जूते की ठोकर उसकी कमर में मारी। लोला चीखी पीड़ा से। साथ ही उसने 7-Eleven की टांग पकड़ी, परंतु तभी 7-Eleven का जोरदार घूंसा उसके सिर पर पड़ा तो उसने टांग छोड़कर दोनों हाथों से अपना सिर थाम लिया। 7-Eleven उसके पास खड़ा रहा। 2 पल भी नहीं बीते कि लोला बैठे बैठे उछली और सिर की जबरदस्त चोट 7-Eleven के पेट पर करने की चेष्टा की। ये एक ऐसा वार था कि कामयाब होने पर 7-Eleven 10 मिनट के लिए बेकार हो जाता, परंतु 7-Eleven सतर्क था। लोला का सिर उसके पेट तक पहुंचा ही था कि खुद को बचाते हुए अपनी बाह उसने लोला की गर्दन के गिर्द लपेट दी। मात्र छोटा सा झटका अब लोला की गर्दन की हड्डी तोड़ सकता था। लोला ने हाथ के इशारे से उसे गर्दन छोड़ने को कहा। 7-Eleven ने बाह की पकड़ जरा ढीली की तो लोला हाँफते हुए बोली, मैं हार गई। 7-Eleven ने उसकी गर्दन से बाह हटा ली तो लोला गहरी गहरी सांसें लेने लगी। कोई चालाकी मत करना, 7-Eleven कठोर स्वर में बोला। नहीं करूंगी। लोला ने 7-Eleven को देखा। तभी उसका बेटा कपड़े चेंज करके वहां आ पहुंचा। मम्मा, खाना दो। ओह, तुम्हारे माथे से खून बह रहा है, वो कह उठा। पांव फिसल गया था। मैं तुम्हारे लिए लंच तैयार करती हूँ। लोला ने 7-Eleven को देखा। मिस्टर विक्रांत, मुझे 10 मिनट का वक्त दे दो ताकि मैं टेम्स को लंच दे दूं। जल्दी करो, मैंने तुम्हारे हाथ पांव बांधने हैं। सामने ही ओपन किचन था। लोला वहां पहुंची और नूडल बनाने की तैयारी करने लगी। छिपी निगाहों से वो कभी कभार 7-Eleven को भी देख लेती थी। उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। नूडल बनाते बनाते उसने एक खाना खोलकर एक डब्बा निकाला और उसे शेल्फ पर रखने के बाद खोला। उसके बीच में पिस्टल पड़ी नजर आई। लोला गैस पर रखे बर्तन में नूडल डालती कह उठी, क्या तुम भी कुछ खाना पसंद करोगे मिस्टर विक्रांत? नहीं। तभी लोला ने उस डिब्बे में से पिस्टल निकाली और फुर्ती से पलटी। चेहरे पर खतरनाक भाव थे, परंतु अगले ही पल ठगी सी रह गई। 7-Eleven के चेहरे पर जहरीली मुस्कान नाच रही थी। उसके हाथ में रिवॉल्वर दबी थी, जिसकी नाल उसके बेटे टेम्स के सिर से सटी हुई थी। टेम्स के चेहरे पर हैरानी थी। लोला का पिस्टल वाला हाथ नीचे झुकता चला गया। तुम मुझसे नहीं जीत सकती, अपनी पिस्टल मेरी तरफ फेंक दो, 7-Eleven ने कठोर स्वर में कहा। लोला ने ऐसा ही किया। तुम सच में बहुत खतरनाक हो विक्रांत, माइक तुम्हारे बारे में ठीक ही कहता था, वो हारे स्वर में कह उठी। लोला के हाथ पांव बंधे हुए थे। वो फर्श पर पड़ी थी। रह रहकर वो खा जाने वाली नजरों से 7-Eleven को देख रही थी। उसके पास ही टेम्स बैठा नूडल खा रहा था। उसकी टांगे बंधी थी, परंतु खाने के लिए हाथ आजाद थे। 7-Eleven की निगाह उन पर थी और वो हाथ में दबे मोबाइल पर भी व्यस्त था। तुम भीतर आ जाओ, 7-Eleven ने फोन पर कहा और उसे बंद करके जेब में रखा। तुम ठीक नहीं कह रहे विक्रांत, परिवार और काम दोनों अलग बातें हैं, लोला गुस्से से कह उठी। मैं जिस काम के लिए निकलता हूँ उसे पूरा करके रहता हूँ, बेशक इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े, कोई ऐतराज नहीं। मेरे सब रिश्ते, सब धर्म, फर्ज, सब कुछ मेरा देश है। इंडिया सलामत है तो मैं सलामत हूँ, 7-Eleven ने मुस्कुराते हुए कहा और पास पड़े फोन का रिसीवर उठाकर नंबर मिलाने लगा। तुम क्या सोचते हो कि ये सब करके तुम CIA के हाथों से बच जाओगे? लोला दांत भींचकर बोली। मैं काम के वक्त काम करता हूँ और सिर्फ काम के बारे में सोचता हूँ। मेरा मिशन हर चीज से बड़ा होता है, यही सोचता हूँ मैं, तभी तो हमेशा सफल रहता हूँ। 7-Eleven के चेहरे पर सामान्य भाव थे। तुम बुरा भुगतोगे, लोला गुस्से से बोली। शांत रहो, इस तरह बोलते रहने का कोई फायदा नहीं। मुझे जो करना है वो करना ही है।
7-Eleven ने रिसीवर कान से लगा लिया। तभी एक आदमी ने भीतर प्रवेश किया। 7-Eleven ने उससे कहा, ये बच्चा टेम्स नाम है इसका, जब नूडल खा ले तो इसे यहाँ से ले जाना। उस व्यक्ति ने सिर हिलाया। तुम ऐसा नहीं कर सकते, लोला तेज स्वर में कह उठी। अपना मिशन पूरा करने के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ, इस बच्चे की जान भी ले सकता हूँ। नहीं, लोला चीखी। 7-Eleven मुस्कुराया। तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, यस, CIA ऑफिस, माइक से मेरी बात कराएं। 7-Eleven बोला। तुम कौन हो? 7-Eleven, ये नाम नहीं हो सकता, उधर से कहा गया। ये मेरा नंबर है, माइक पहचानता है मुझे, उसे लाइन दो। 7-Eleven ने कहा। होल्ड करो। 7-Eleven ने लोला को देखा, जो गुस्से में उसे देख रही थी। टेम्स के नूडल खत्म होने वाले थे। वो आदमी पास खड़ा था उसके। तभी माइक की आवाज कानों में पड़ी। तो तुम अमेरिका पहुंच गए 7-Eleven? हाँ, मैंने कहा था कि इंडिया में कोई गड़बड़ की तो अमेरिका पहुंचकर तुम्हें मारूंगा। 7-Eleven बोला। उधर से माइक के हंसने की आवाज आई। 7-Eleven ने बेहद शांत भाव से उसकी हंसी सुनी। तुम बेकार हो, कुछ नहीं कर सकते 7-Eleven। वैसे मैंने तो तुम्हारे इंडिया में कुछ भी नहीं किया। तुली को मेरे हवाले कर दो। 7-Eleven ने शांत स्वर में कहा। माइक की तरफ से फौरन आवाज नहीं आई। 7-Eleven ने भी कुछ नहीं कहा। तो तुम्हें पता चल गया? माइक का संभला स्वर कानों में पड़ा। तभी तो मुझे अमेरिका तक आना पड़ा। सुनो 7-Eleven, तुली अब CIA कस्टडी में है। वो अमेरिकी विदेश मंत्री ड्यूक हैरी की हत्या का सच बताएगा और गवाही भी देगा सामने आकर कि ऑपरेशन टू किल ड्यूक हैरी को मारने के लिए मिशन का नाम था, जिसे कि क्रोएशिया में मारा गया था 8 साल पहले। तुम्हारे देश को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि ड्यूक हैरी की हत्या क्यों की गई, क्योंकि वो ब्रिगेडियर छिब्बर से हमारे देश के राज खरीद रहा था। अमेरिका इस तरह बनाकर ये मामला पेश करेगा कि ब्रिगेडियर छिब्बर इस मामले से हट जाएगा। ये सब करना है CIA को। तुम भी एजेंट हो और जानते हो कि ये सब काम करने पड़ते हैं एजेंटों को। सच को झूठ और झूठ को सच किया जाता है। तुली को भूल जाओ, वो अब पूरी तरह CIA के साथ है और तुम्हें नहीं मिल सकता। तो तुम भी टेम्स को भूल जाओ। 7-Eleven ने सामान्य लहजे में कहा। टेम्स? उधर से माइक के चौंकने की आवाज आई। क्या किया है तुमने टेम्स को? वो कहाँ? इस वक्त मैं तुम्हारे घर पर हूँ। ओह! टेम्स नूडल खा रहा है। नूडल खत्म करते ही मेरा आदमी उसे ले जाएगा। तुम्हारी पत्नी लोला के हाथ पांव बंधे हुए हैं और वो मुझे घूरे जा रही है। उसने बहुत अच्छी तरह मेरा मुकाबला करने की कोशिश की, परंतु मुझ पर काबू नहीं पा सकी। तुम तुली को मेरे हवाले नहीं करोगे तो मैं टेम्स की लाश तुम्हें भिजवा दूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। उधर से माइक के चीखने की आवाज आई। तुम टेम्स को? माइक, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हम एजेंट हैं और अपने देश के लिए काम करते हैं। हमारा कोई धर्म नहीं होता। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है मिशन को पूरा करना, बेशक कैसे भी पूरा करें। टेम्स की जिंदगी मेरी नजरों में महत्व नहीं रखती। अगर तुम्हारे लिए रखती है तो तुम तुली को मेरे हवाले करके टेम्स को वापस ले लो। तुम पागल हो गए? तुली, माइक, तुली। टेम्स ने नूडल खत्म कर लिए थे। उसके पास खड़े व्यक्ति ने टेम्स की टांगें खोली। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? टेम्स ने उस व्यक्ति से पूछा। सैर करने जा रहे हैं हम, वो व्यक्ति बोला। मुझे होमवर्क करना है। तुम्हारा होमवर्क अब माइक करेगा। उस व्यक्ति ने उसकी बांह पकड़कर उसे उठाते हुए कहा। सुन रहे हो माइक, अब टेम्स को ले जाया जा रहा है। ऐसा मत करो, वो बच्चा है। मुझे सिर्फ अपना मिशन प्यारा है माइक, 7-Eleven ने फोन पर कहा। तुम लोग बुरे हो, टेम्स ने 7-Eleven को देखकर कहा। प्लीज टेम्स को रहने दो, लोला थके स्वर में कह उठी। मैं माइक से बात करूंगी कि वो तुली को तुम्हारे हवाले कर दे। 7-Eleven ने अपने आदमी को इशारा किया। वो आदमी टेम्स से कह उठा। तुम आराम से मेरे साथ चलोगे या तुम्हें बेहोश करूं? मुझे बेहोश मत करो, मैं आराम से चलूंगा। वो टेम्स को लिए बाहर की तरफ बढ़ गया। प्लीज, लोला की आंखों में आंसू आ गए। टेम्स को मत ले जाओ। वो आदमी टेम्स के साथ बाहर निकल गया। अब टेम्स यहाँ नहीं है माइक,
7-Eleven हंसकर कह उठा, तुम बहुत गलत हरकत कर रहे हो 7-Eleven। मेरे परिवार की तरफ तुम्हें देखना नहीं चाहिए। तुमने ही अभी कहा था कि हम एजेंट हैं और हमें सब कुछ करना पड़ता है। लोला यहाँ बंधी पड़ी है, आकर इसे खोल लेना और टेम्स की लाश दुनिया के जिस देश में चाहोगे उसी देश में डिलीवर कर दूंगा। 7-Eleven, तुम मेरी बात सुनो। मैं 7-Eleven ने रिसीवर रखा और उठ खड़ा हुआ। लोला को देखा। तुम बच नहीं सकोगे, लोला ने दांत भींचकर कहा। टेम्स चाहिए तो तुली मुझे दे दो, 7-Eleven ने कहा और बाहर की तरफ बढ़ गया। तभी फोन बजने लगा। यकीनन वो माइक का फोन होगा। परंतु 7-Eleven बाहर निकलता चला गया। उसके चेहरे पर किसी तरह का भाव नहीं था। माइक ने अपने पड़ोस में फोन किया कि वो घर जाकर लोला के बंधन खोल दे। माइक के चेहरे पर परेशानी का समुद्र नाच रहा था। 7-Eleven टेम्स को ले गया है, जो कि खतरनाक बात थी। टेम्स की वापसी के बदले वो तुली को चाहता है, जो कि बूस्टर में सुरक्षित बैठा हुआ है। माइक अपने केबिन से निकलकर तेजी से चीफ टॉम लैरी के केबिन की तरफ बढ़ गया। सामने से विक्टर आता दिखा। वो उसे देखते ही बोला, क्या हो गया? भारी मुसीबत आ गई है, माइक ने आगे बढ़ते हुए कहा। लेकिन हुआ क्या? 7-Eleven ने मेरे बेटे टेम्स का अपहरण कर लिया है। 7-Eleven? तुम्हारा मतलब कि FIA? विक्टर उसके साथ ही वापस चलने लगा। हाँ, इंडिया की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। 7-Eleven उसी एजेंसी का खतरनाक एजेंट है। ओह, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया माइक? क्योंकि मैं इंडिया में FIA के एक एजेंट तुली को अमेरिका ले आया हूँ। वो हमें ड्यूक हैरी की हत्या के बारे में बताना चाहता है। ये बात मुझे तो नहीं पता थी। अब तुम क्या करोगे? मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ विक्टर, पहले चीफ से बात कर लूं। विक्टर वहीं ठिठक गया, क्योंकि सामने ही चीफ का कमरा था। फिर पलटकर वापस चल पड़ा। माइक ने चीफ के कमरे में प्रवेश किया। टॉम लैरी किसी से फोन पर बात कर रहा था, परंतु माइक का चेहरा देखते ही फोन पर बोला, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। कहने के साथ ही रिसीवर रखा और माइक से बोला, क्या हुआ? और माइक 7-Eleven और टेम्स के बारे में सब बताता चला गया। टॉम लैरी गंभीर दिखा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि 7-Eleven खतरनाक एजेंट है। वो मेरे बेटे को ले गया है चीफ। कहता है तुली नहीं दिया तो टेम्स को मार देगा। वो सच में मार देगा, ये धमकी नहीं है। FIA को बहुत जल्दी ये खबर मिल गई कि तुली CIA के पास है। मैं खुद हैरान हूँ। तुमने ये बात किसको बताई थी? किसी को भी नहीं। हमारे यहाँ से बात बाहर नहीं निकल सकती चीफ। ये FIA का नेटवर्क है, जो कि काफी तेज है। आपने ये बात किसी से की क्या? FIA के एजेंट हम लोगों में भी हो सकते हैं। मैंने ऊपर अवश्य तुली के बारे में बात की थी, परंतु वहां से बात बाहर नहीं जा सकती। सच में FIA बहुत तेज है। मुझे टेम्स के बारे में चिंता है, माइक ने परेशानी से कहा। टॉम लैरी ने माइक को देखा, फिर सिर हिलाकर कहा, तुली की खैरियत जानो पहले। माइक ने टेबल पर पड़ा फोन अपनी तरफ किया और हैरिसन को फोन किया। जल्दी ही बात हो गई। तुम ठीक हो? हाँ, यहाँ सब ठीक है। क्यों, क्या बात है? हैरिसन ने उधर से पूछा। कुछ नहीं, यूं ही पूछा। मुझे बुरा सपना आया था, फिर फोन करूंगा। माइक ने रिसीवर रख दिया। टॉम लैरी ने इंटरकॉम पर एक एजेंट को कहा, माइक के बेटे का FIA के एजेंट 7-Eleven ने अपहरण कर लिया है। पेट्रोल कारों को फौरन खबर दो कि कार में कोई बच्चा चीखता मिले तो उस कार का पीछा करके उसे पकड़ा जाए। इससे टेम्स की जान को खतरा हो सकता है चीफ, माइक ने व्याकुल स्वर में कहा। तुम अपने पर काबू रखो। 7-Eleven अमेरिका में है, वो बचेगा नहीं। चीफ टॉम लैरी ने रिसीवर उठाया और नंबर मिलाकर बात की। FIA के जो एजेंट न्यूयॉर्क में नजर में हैं, उन्हें उठा लो, उसके बाद मुझे खबर करना, कहकर उसने रिसीवर रखा। इस तरह तो टेम्स को खतरा बढ़ जाएगा। तो तुम बताओ माइक कि मैं क्या करूं? माइक होठ भींचे सोचता रहा। मुझे हैरानी है कि लोला उस पर काबू नहीं पा सकी। वो लड़ने में माहिर है। उसने कोशिश की थी, परंतु 7-Eleven तेज निकला। वो तभी टेबल पर पड़ा फोन बजा। टॉम लैरी ने बात की, फिर रिसीवर माइक की तरफ बढ़ाया। लोला से बात करो। माइक ने तुरंत बात की। तुम ठीक हो लोला? हाँ माइक। लोला का भर्राया स्वर कानों में पड़ा,
लेकिन टेम्स, हम कोशिश कर रहे हैं। टेम्स को हम बचा लेंगे। सीआईए हरकत में आ चुकी है। अगर विक्रांत पर दबाव बनाया गया तो? कौन विक्रांत? माइक के होठों से निकला। 7-Eleven का नाम विक्रांत है, उसने मुझे बताया था। ओह, अगर उस पर दबाव बनाया गया तो वो गुस्से में आकर टेम्स की जान ले लेगा। उसे तुली चाहिए लोला। मुझे पूरा यकीन है कि वो सब्र के साथ काम लेगा। उसने तुम्हें अपना फोन नंबर बताया? नहीं। इसका मतलब वो जल्दी ही फोन पर बात करेगा। तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही घर आऊंगा। टेम्स वापस आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बार बार मुझे फोन मत करना, मैं तुम्हें फोन करूंगा। कहकर माइक ने रिसीवर रखा और टॉम लैरी से बोला, उसका नाम विक्रांत है। लोला को उसने अपना नाम बताया था। टॉम लैरी के चेहरे पर सोचें दौड़ रही थी। माइक उठते हुए बोला, कुछ करो चीफ। कुछ ही देर में उसके कई एजेंट हमारे कब्जे में होंगे। वो बताएंगे कि 7-Eleven कहाँ है और टेम्स को कहाँ रखा गया है। मैं अभी आता हूँ। माइक पलटकर बाहर निकलता चला गया। गैलरी पार करके हॉल में पहुंचा तो वहां स्टाफ बैठा दिखा। क्या हुआ माइक? विक्टर ने पूछा। मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकता हूँ? तुम्हारे बस का कुछ नहीं, माइक ने कहकर आगे बढ़ना चाहा। बैग लोगे छोटा सा? ठीक है। माइक ठिठका और कुर्सी पर बैठता बोला, छोटा सा बनाओ, मैं टेम्स के बारे में चिंतित हूँ। टेबल की ड्रॉज में से बोतल और गिलास निकालकर विक्टर ने 2 छोटे पैक बनाए, एक उसकी तरफ सरकाया। तुमने मुझे नहीं बताया कि इंडिया से एफआईए के एजेंट को साथ ले आए हो। इसमें बताने को कुछ था ही नहीं। विक्टर ने भी घूंट भरा। मुझे भी टेम्स की चिंता हो रही है। तुमने एफआईए के उस एजेंट को कहाँ रखा है? विक्टर ने पूछा। माइक ने विक्टर को देखा। तुम क्यों पूछ रहे हो? यूं ही, उत्सुकता। 7-Eleven की कोई तस्वीर है सीआईए के पास? नहीं। ये तो समस्या वाली बात है। वो सामने भी आ जाए तो कैसे पहचाना जाएगा उसे? माइक ने एक ही सांस में गिलास खाली किया और उठते हुए बोला, मुझे काम है विक्टर, फिर बात करूंगा। माइक अपने केबिन में पहुंचा और इंटरकॉम पर चीफ टॉम लैरी से बात की। चीफ, माइक ने कहा। विक्टर संदिग्ध है। कैसे? उसने मुझे विस्की ऑफर की, फिर बातों बातों में तुली के बारे में पूछा कि उसे कहाँ रखा है। ये एक ऐसा सवाल है जो विक्टर को किसी भी कीमत पर नहीं पूछना चाहिए था। उसका अंदाज मुझे पूरी तरह शक से भरा लगा। तुम्हारा मतलब कि वो एफआईए को खबरें देता हो सकता है? हाँ, मैं तुम्हें एक पता बताता हूँ। चीफ टॉम लैरी की आवाज कानों में पड़ी। तुम विक्टर के साथ एक पैग और पियो और उसे वो पता बताकर कहो कि तुली को कहाँ रखा है। अगर विक्टर डबल एजेंट है तो ये बात सामने आ जाएगी। ठीक है। इंडिया में आधी रात का समय। दीवान का फोन बजा। तब वो नींद में एक कमरे में बेड पर था। हेलो। दीवान ने कॉलिंग स्विच दबाकर फोन कान से लगाया। नींद में हो? उधर से विक्टर की आवाज आई। यहाँ आधी रात हो रही है 776। खबर है तुम्हारे काम की। कहो। मेरे पैसे तुम मेरे बैंक अकाउंट में डाल रहे हो ना? मैं गोवा में फ्लैट खरीदने की सोच रहा हूँ। तुम्हारे बैंक अकाउंट में इतना पैसा इकट्ठा हो चुका है कि तुम बढ़िया फ्लैट ले सको, दीवान ने कहा। शुक्रिया। अब जो खबर मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उससे खुश होकर तुम काफी पैसा मेरे बैंक अकाउंट में डालोगे। खबर बोलो। 7-Eleven अमेरिका में है, तुम्हें पता ही होगा। वो तुली को ढूंढ रहा है। तुली का पता ठिकाना जानने के लिए उसने माइक के बेटे का अपहरण कर लिया है, लेकिन मैं तुम्हें तुली का पता बता सकता हूँ। तो देर क्यों लगा रहे हो? मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि मैं तुम्हें महत्वपूर्ण खबर दे रहा हूँ। तुम्हारी खबर ठीक निकली तो तुम्हारे अकाउंट में ज्यादा पैसे डाले जाएंगे। न्यूयॉर्क का पता नोट करो। कहकर उधर से विक्टर ने एक पता बताया। थैंक्स, दीवान बोला। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ 776। क्या? सतर्क रहो। जितनी तेजी से तुम खबरें दे रहे हो उससे तुम्हारे फंस जाने का खतरा ज्यादा है। मैं सावधान हूँ, मेरी चिंता मत करो। ये तो अच्छी बात है, दीवान ने कहा और फोन बंद कर दिया। न्यूयॉर्क। 7-Eleven का फोन बजा। हेलो, मैं दीवान। तुम न्यूयॉर्क में तुली के पीछे हो? दीवान की आवाज कानों में पड़ी। हाँ। 7-Eleven के होठ सिकुड़े। तुम्हें कैसे पता चला? एक पता नोट करो, यहाँ पर तुली हो सकता है। इसके साथ ही दीवान ने न्यूयॉर्क का पता बताया।
पता सुनकर 7-Eleven ने फोन काटा और एक्स्ट्रा को फोन किया। हेलो, उधर से एक्स्ट्रा की आवाज कानों में पड़ी। तुली के एक जगह होने की खबर है, पता नोट करो और वहां जाकर तुली को खत्म करो, 7-Eleven ने कहा और दीवान का बताया पता बताया। तुली खत्म तो तुम तीनों FIA से बच गए, नहीं तो तुम नहीं बच सकते। तुली को खत्म ही समझो। उधर से एक्स्ट्रा की आवाज आई और फोन बंद हो गया। जो पता एक्स्ट्रा को बताया गया था वो 8 मंजिला एक इमारत का पता था, जहां हर फ्लोर पर 4 फ्लैट थे। व्यस्त सड़क के साथ लगती गली के भीतर जाकर वो इमारत थी। RDX वहां पहुंचे। राघव के बांह पर जख्म लगभग ठीक ही था। दर्द खत्म हो चुका था, जख्म भर चुका था। जो थोड़ी बहुत कमी थी वो 2-3 दिन में ठीक हो जानी थी। अब कोई काम करने में उसे परेशानी नहीं थी। शाम के 6 बज रहे थे। न्यूयॉर्क इस वक्त बेहद व्यस्त नजर आ रहा था। सड़कों पर कारों की लंबी कतारें नजर आने लगी थी। दिन की ड्यूटी वालों की ड्यूटी खत्म हो गई थी और शाम की ड्यूटी वाले अपने ठिकाने की तरफ बढ़ रहे थे। वैसे भी न्यूयॉर्क ऊंची इमारतों और कारों का शहर है। इंसान तो वहां चींटियों जैसे भागते नजर आते हैं। 515 नंबर फ्लैट है, एक्स्ट्रा पूरा, 5वीं मंजिल पर। राघव ने उसे देखा। वहां CIA के लोग भी होंगे, तुली अकेला नहीं होगा। धर्मा बोला, फ्लैट है, 1-2 लोग ही होंगे और वे सोच भी नहीं सकते कि वहां हमला होगा। वे निश्चित होंगे, इतने भी निश्चित नहीं होंगे कि हमें काम करने में कोई परेशानी न हो। धर्मा बोला, हमारे लिए वहां समस्या भी हो सकती है। ये न्यूयॉर्क है, इस काम में हमें हर हाल में सफल होना है ताकि खुद को बचा सके। काम के दौरान हम अलग हो गए तो रमेश रस्तोगी के होटल में ही मिलेंगे। काम अभी करें या अंधेरा होने का इंतजार करें? एक्स्ट्रा बोला, अभी। राघव ने कहा, शाम के वक्त हर कोई थका हारा होता है और कम से कम किसी हमले के होने के बारे में सोच भी नहीं सकता, लापरवाह होता है। ये वक्त ठीक है। राघव की निगाह उस इमारत के गेट की तरफ उठी। वहां एक गार्ड खड़ा था, परंतु आने जाने वाले आ जा रहे थे। गेट पर खड़ा गार्ड इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था कि कौन आ जा रहा है। वो हमें भीतर जाने देगा। आओ चलें। अगर गार्ड ने रोका तो फिर भीतर जाने का दूसरा रास्ता तलाश करेंगे। धर्मा बोला। तीनों कुछ दूर नजर आ रहे गेट की तरफ बढ़ गए। गार्ड खुले गेट के साथ टेक लगाए खड़ा था। अपनी ड्यूटी की तरफ उसका ध्यान नहीं था। RDX भीतर प्रवेश कर गए। गार्ड ने फोन निकाला और नंबर मिलाया। कहो, दूसरी तरफ से आवाज आई। अभी अभी 3 ने गेट से भीतर प्रवेश किया है। वे इंडियन हैं और संदिग्ध लग रहे हैं। गार्ड बोला, ठीक है। इसके साथ ही उधर से फोन बंद कर दिया गया। 10 मिनट बाद ही RDX 515 नंबर फ्लैट के बंद दरवाजे पर खड़े थे। 4थी मंजिल तक वे लिफ्ट से आए थे। उसके बाद 5वीं मंजिल तक सीढ़ियों से आए। फ्लैट दूर दूर बने हुए थे। इस वक्त 5वीं फ्लैट पर पूरी तरह शांति थी। RDX की नजरें मिली। आंखों ही आंखों में इशारे हुए। फिर वे फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचे और बेल स्विच दबा दिया। भीतर बेल बजने की आवाज बाहर सुनाई दी। 515 नंबर फ्लैट के भीतर एक आदमी कुर्सी पर बैठा सामने नजर आ रही स्क्रीन पर नजरें टिकाए हुए था। स्क्रीन पर RDX नजर आ रहे थे, जो कि फ्लैट के दरवाजे के बाहर सतर्कता बरतते खड़े दिखाई दे रहे थे। एकाएक उस व्यक्ति के चेहरे पर जहरीली मुस्कान नाच उठी। तभी एक आदमी ने उस कमरे में प्रवेश करते हुए कहा, क्या रहा रॉबर्ट? वे तीनों फ्लैट के दरवाजे के बाहर खड़े हैं मैक। ये FIA के एजेंट ही हैं, तुली को मारने आए हैं। रॉबर्ट ने कहा, चीफ को खबर करो। मैक बोला, जल्दी क्या है? रॉबर्ट ने कुर्सी के पीछे की ओर खड़े होते हुए रिवॉल्वर निकाल ली। पहले निपट लेते हैं इनसे। दोनों उस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में पहुंचे। वहां 2 व्यक्ति बैठे बियर पी रहे थे। तैयार हो जाओ, FIA के एजेंट आ पहुंचे हैं। तभी कॉल बेल बजी। कितने हैं? एक ने फौरन उठते हुए कहा, 3 और हम 4 हैं। वे हथियार नहीं गिराएंगे, उन्हें शूट ही करना पड़ेगा मैक। करो। FIA के एजेंटों के लिए हमारे पास कोई छूट नहीं है, रॉबर्ट ने कहा। वे दोनों अपनी बोतलें छोड़कर खड़े हो गए। रिवॉल्वरें निकाल ली। तुम दोनों यहीं रहो, पोजीशन ले लो, रॉबर्ट ने कहा और मैक के साथ
कमरे से निकला और मुख्य द्वार की तरफ बढ़ा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।